नमस्कार, मैं हूं दिव्या रैली। यूपी में आपका स्वागत है। आज है 13 सितंबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। योगी कैबिनेट में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी। यूपी में इस वजह से 240 मदरसों की मान्यता होगी खत्म। यूपी में रिचार्ज सिस्टम से चलेगी बिजली। मीटर का रिचार्ज खत्म होते ही बत्ती हो जाएगी गुल। समय से पहले बार बार सड़क के टूटने से ठेकेदारों पर बरसे सीएम योगी। वायुसेना दिवस के अवसर पर एशिया का सबसे बड़ा एयर शो प्रयागराज में होगा आयोजित। चलिए बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जूनियर असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क व अन्य पदों पर निकली भर्ती। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जूनियर असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क और अन्य पदों पर कुल 3831 रिक्तियों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 3 अक्टूबर 2023 है। यदि इसके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उसके लिए आपको उत्तीर्ण अंकों से अधिक अंकों के साथ पीईटी 2022 उत्तीर्ण करना होगा और आपके पास पीटीएस कोड कार्ड होने चाहिए। साथ ही आपको राज्य या केंद्रीय बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। यदि उम्र सीमा की बात करें तो उसके लिए आपको 18 से 40 वर्ष तक आयु सीमा निर्धारित किए गए हैं। वहीं चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के जरिए किए जाएंगे। साथ ही आवेदन शुल्क 25 रुपए रखे गए हैं। योगी कैबिनेट में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी। बोर्ड गठन और जमीन खरीदने के प्रस्ताव को योगी कैबिनेट द्वारा बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए मंजूरी मिल चुकी है। बता दें कि लोक भवन में यह बैठक सीएम योगी की अध्यक्षता में की गई थी। औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के साथ ही कैबिनेट द्वारा और भी 16 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है, जहाँ धान खरीद नीति के प्रस्ताव भी शामिल है। इसके अलावा 14 शहरों में 740 नई एसी इलेक्ट्रिक बसें चलाने, नगर निकायों में आकांक्षी योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मेरी जानकारी के अनुसार 100 करोड़ रुपए का बजट आकांक्षी योजना के लिए रखा गया है। कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा और सुरेश खन्ना द्वारा दी गई है, जहां उन्होंने बताया कि पुलिस कर्मियों का मोटरसाइकिल भत्ता हर महीने 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। यूपी में इस वजह से 240 मदरसों की मान्यता होगी खत्म। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों द्वारा एक सूची भेजी गई है, जहां प्रदेश के 240 मदरसों की मान्यता खत्म करने की बात सामने आई है। इन मदरसों की मान्यता खत्म करने की सबसे बड़ी वजह है इनका संचालन नहीं हो पाना, क्योंकि इन मदरसों में मानक से भी कम विद्यार्थी हैं। इन मदरसों में मानक से भी कम विद्यार्थी होने के कारण यूडाइस पर इनके दस्तावेज भी अपलोड नहीं किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार कई मदरसों ने तो खुद ही बोर्ड से मान्यता खत्म करने का अनुरोध किया है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1947 में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 40 लाख हिंदुओं और मुसलमानों के पारस्परिक स्थानांतरण का सुझाव दिया गया था। आज के ही दिन वर्ष 2000 में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद ने शेनयान में पहला फीडे शतरंज विश्व कप जीता। आज के दिन वर्ष 2008 में दिल्ली में कुछ समय के भीतर 5 सिंक्रोनाइज बम विस्फोट हुए, जिसके परिणाम स्वरूप 30 लोग मारे गए और 130 लोग घायल भी हुए। आज के ही दिन वर्ष 2014 में भारत के झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में सुरक्षा बलों के साथ संघर्ष में 3 माओवादी मारे गए और 2 गंभीर रूप से घायल हुए। बनारस में बना यह क्रूज पर्यटकों को काशी घाट की करवाएगा सैर। बनारस में बना डबल डेकर बजरा श्री विश्वनाथम अब पर्यटकों को काशी के घाटों की सैर करवाएगा, जो कि वोकल फॉर लोकल और मेड इन इंडिया के मिसाल के रूप में है। इसे 3 महीने में स्वदेशी तकनीकी मदद से 80 घाट पर बनाया गया है। अलकनंदा क्रूज से यह बजरा श्री विश्वनाथम लगभग 5 फीट बड़ा है, जिस पर 120 यात्री आसानी से यात्रा कर सकते हैं। इसका निर्माण 80 लाख रुपए की लागत से किया गया। अक्सर पर्यटक यहाँ आकर काशी मंदिरों में महादेव के दर्शन के बाद गंगा के नजारे का लुत्फ लेना चाहते हैं। इसके लिए अक्सर उन्हें नावों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन अब सुविधा मिलने के बाद अब लोगों को बजरा श्री विश्वनाथम और क्रूज की सवारी भी पसंद आ रही है। यूपी में एक बार फिर से इन बड़े अधिकारियों का हुआ तबादला। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बड़े अधिकारियों के तबादले की खबर सामने आ रही। दरअसल 9 आईएएस और 2 वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों के तबादले राज्य सरकार द्वारा कर दिए गए हैं। इस तबादले में जालौन का नया डीएम आईएएस अधिकारी राजेश कुमार पांडे को बनाया गया है। वहीं कार्यवाहक श्रमायुक्त के पद पर मार्केंडे शाही को नई तैनाती मिली है। वहीं पीसीएस अधिकारियों की बात करें तो मुख्य सचिव का स्टाफ ऑफिसर सीडीओ रविंद्र कुमार को बनाया गया है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग में विशेष सचिव मैनपुरी के सीडीओ विनोद कुमार को बनाया गया है। उम्मीद है कि आईएएस संवर्ग में दोनों ही अधिकारियों को पदोन्नत किया जाएगा। इनके पदोन्नत को लेकर डीपीसी भी की जा चुकी है।
मेरठ के CCSU में रशियन कल्चर सेंटर के उद्घाटन के लिए आएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय के कमेटी हॉल में सांसद विधायकों के अलावे करीब 20 प्रबुद्ध लोगों के साथ 15 सितंबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर बात करने वाले हैं। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में कैंपस और कॉलेजों के छात्र छात्राओं से संवाद भी करेंगे। इसकी तैयारी के लिए मंथन कर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा चुके हैं। मालूम हो कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के परिसर में रूस की मिनिन यूनिवर्सिटी द्वारा रशियन कल्चर सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। मिनिन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चुप्रीकोव और प्रोफेसर एलाई सिमिनेंको को इस सेंटर में पढ़ाने के लिए आ चुके हैं, जहां वे अभी कैंपस के 20 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बता दें कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला और मिनिन यूनिवर्सिटी के कुलपति के बीच 14 सितंबर को राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में MOU होना है। इसके बाद एस जयशंकर 15 सितंबर को सेंटर का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के दौरान रूस के राजदूत सहित अन्य मेहमानों की मौजूदगी भी रहेगी। महाकाल दर्शन के लिए आज उज्जैन जाएंगे CM योगी। आज CM योगी मध्य प्रदेश के उज्जैन में जाने वाले हैं, जहां वे नाथ संप्रदाय के प्रमुख स्थल भतृहरि गुफा पहुंचेंगे। इस दौरान CM योगी का भव्य स्वागत भतृहरि गुफा के मठाधीश पीर योगी महंत रामनाथ महाराज के सानिध्य में किया जाएगा। उज्जैन आने के बाद वे महाकाल के दर्शन के साथ ही भैरवगढ़ रोड स्थित मां बंगलामुखी धाम मंदिर के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। CM योगी के आगमन को लेकर पीर योगी महंत महाराज द्वारा बताया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिल भारतीय भेष 12 पंथ नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष भी हैं, इसलिए उनका परंपरा अनुसार 108 बटुकों के मंत्रोच्चार के बीच रुद्राक्ष और मोतियों की मालाएं आदि से स्वागत किया जाएगा। साथ ही उन्हें पीतल का त्रिशूल भी उपहार स्वरूप दिया जाएगा। अखिलेश यादव के पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वोटों को तोड़ने की तैयारी में लगी बीजेपी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के PDA यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले को बीजेपी पूरी तरह से तोड़ने में लग चुकी है, जहां सभी जातियों को लेकर अलग अलग आयोजन की तैयारी कर रही, जिसके तहत प्रयागराज में पिछड़े वर्ग की जातियों का महाकुंभ करने की बात सामने आई है। अनुमानन 2 लाख से भी अधिक लोग इस आयोजन में पूरे राज्य से जुट सकते हैं। OBC मोर्चे की बैठक में यह फैसला प्रदेश कार्यालय की तरफ से लिया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता पिछड़े मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप कर रहे हैं, जहां उन्होंने बताया था कि इस बैठक की अध्यक्षता पिछड़े मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप द्वारा किया गया था, जहां उन्होंने बताया कि प्रयागराज में OBC जातियों को जोड़ने के लिए बड़े स्तर पर कार्यक्रम किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से OBC जातियों के प्रतिनिधियों और नेताओं को भी बुलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश बर्थडे में आज हम बात करेंगे सिद्धार्थ निगम के बारे में। ये पेशे से एक बाल कलाकार है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आज के ही दिन वर्ष 2000 में हुआ था। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत बॉर्नवीटा के टीवी विज्ञापन के साथ शुरू की थी। वर्ष 2013 में इन्होंने धूम 3 में भी अपनी अहम भूमिका अदा की थी। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक धारावाहिक चक्रवर्ती अशोक सम्राट से पाई। इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक धारावाहिक में सिद्धार्थ सम्राट अशोक की भूमिका में नजर आ रहे थे। इन्होंने इसके अलावे और भी कई टीवी शो में काम किया, जिनमें अलादीन, चंद्र नंदिनी, हीरो, महाकुंभ आदि शामिल है। इसके अलावा ये मुन्ना माइकल फिल्म में भी काम कर चुके हैं। यूपी में रिचार्ज सिस्टम से चलेगी बिजली। मीटर का रिचार्ज खत्म होते ही बत्ती हो जाएगी गोल। उत्तर प्रदेश के बिजली निगम में कई तरह के अपडेट देखने को मिले, बावजूद इसके विभाग को किसी तरह का फायदा नहीं हुआ। अब इसी को देखते हुए स्मार्ट प्रीपेड मीटर की योजना पावर कॉर्पोरेशन घाटे से उबरने के लिए शुरू कर रहा, जहां DVVANL के 8 जिलों के पोस्टपेड मीटर की जगह स्मार्ट मीटर पहले चरण में लगाए जाएंगे। यदि ऐसा होता है तो कुछ ही महीने में घर घर बिल निकालने का झंझट भी खत्म हो जाएगा और बिजली रिचार्ज सिस्टम से चालू होगा और बंद भी होगा। यदि मीटर में बैलेंस खत्म हो जाता है तो बिजली भी बंद हो जाएगा। साथ ही दूसरे चरण में 13 जिलों में यह काम किए जाएंगे। साथ ही लगभग 25 लाख पोस्टपेड मीटर को बदला जाएगा, जिनमें अलीगढ़ जोन के लगभग 13 लाख और 75,000 उपभोक्ताओं समेत आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी शामिल है। लगने वाले ये स्मार्ट मीटर GMR कंपनी के होंगे। केंद्र द्वारा दिए गए सहायता राशि का यूपी सरकार इन क्षेत्रों में करेगी उपयोग। अभी हाल में ही बगैर किसी ब्याज के यूपी को 17,939 करोड़ रुपए 50 सालों के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए थे। भारत सरकार द्वारा दिए गए इन धनराशि का उपयोग अब राज्य सरकार बिजली की व्यवस्था को सुधारने के लिए करने वाली है, जहां बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 16 काम किए जाएंगे। इसके लिए कुल 9,676.14 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। इसके बाद PW के 164 कार्यों को 5,026.52 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित किया गया। इसके अलावा इन धनराशि से परिवहन, औद्योगिक विकास व अन्य मूलभूत सुविधाओं का विकास और गृह विभाग की योजनाएं प्रस्तावित हुई हैं, जहां 200 करोड़ रुपए परिवहन विभाग को दिए जाएंगे।
सपा अध्यक्ष का तंज, बारिश ने यूपी सरकार के स्मार्ट सिटी की खोली पोल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत राज्य के कई जिलों का हाल बारिश के कारण बेहाल है। लखनऊ समेत कई जगहों पर लोग जलभराव की स्थिति का सामना कर रहे हैं। सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हो गई हैं। राजधानी में इस तरह के नजारे देख सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में मौजूद भाजपा पर जमकर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बारिश ने ट्रिपल इंजन सरकार की पोल खोलकर रख दी है। साथ ही उन्होंने स्मार्ट सिटी योजना के नाम पर आए बजट के भ्रष्टाचार और लूट का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में हुई बारिश के बाद पैदा हुए हालात ने स्मार्ट सिटी के दावों की असलियत सामने ला दी है। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज, चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग द्वारा चेतावनी देते हुए कहा गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ स्थानीय चमक होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। समय से पहले बार-बार सड़क के टूटने से ठेकेदारों पर बरसे सीएम योगी। सीएम योगी ने राज्य में बार-बार सड़कों के टूटने और इस वजह से आम लोगों को हो रही परेशानी के कारण नाराजगी जाहिर किया। उन्होंने कहा है कि अब 5 साल तक मेंटेनेंस और मरम्मत की गारंटी भी यूपी सरकार लेगी। अधिकारियों के साथ एक बैठक के दौरान उन्होंने सभी विभागों को निर्देश देते हुए कहा कि सड़क बनाने वाली एजेंसी और ठेकेदार सड़क बनने के अगले 5 साल तक उसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी उठाएगा। इस बारे में नियम व शर्तें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाए। साथ ही दिवाली से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी सीएम योगी द्वारा दिए गए। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष मानसून की स्थिति असामान्य है। आने वाले दिनों में कई जिलों में लगातार बारिश की संभावना है, इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए दिवाली से पहले सड़क गड्ढा मुक्ति का अभियान चलाया जाए। क्या श्रीलंका पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान टीम हारी तो टूर्नामेंट से हो जाएंगे बाहर? पाकिस्तान और भारत के बीच मुकाबले में पाकिस्तान को मिली हार को लेकर पाकिस्तान के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज मोइन खान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को श्रीलंका को अच्छे अंतर से हराना होगा, नहीं तो उनकी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगी। वहीं एक बैटल ग्राउंड कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपनी कमियों की जांच करनी होगी। बाबर आजम के पहले टॉस जीतने के बावजूद पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। भारत के साधारण गेंदबाज भी पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की टीम यह सोचकर मैदान में उतरी थी कि बारिश होगी और दोनों टीमों को 1-1 अंक मिलेगा। पाकिस्तान को अब चिंता नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान को श्रीलंका को हर हाल में अच्छे मार्जिन से हराना ही होगा, अन्यथा वे बाहर हो जाएंगे। संसद और राष्ट्रपति भवन जैसी राम मंदिर की होगी सुरक्षा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी जोरों शोरों से की जा रही, जहां लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जाएंगे। लाखों श्रद्धालुओं के साथ पीएम मोदी समेत लगभग 10,000 वीवीआईपी लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई गई है। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले ही राम जन्मभूमि की सुरक्षा का कमान एसएसएफ यानी विशेष सुरक्षा बल की 8 कंपनी संभालेंगे। फिलहाल विशेष सुरक्षा बल के 80 जवानों की टोली अयोध्या आ चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार राम मंदिर की सुरक्षा संसद और राष्ट्रपति भवन जैसे करने के प्लान है। वाराणसी में पिंडदान करने वालों को होगी सहूलियत। वाराणसी में पिशाच मोचन कुंड का पुनरुद्धार कराने का निर्णय निगम द्वारा लिया गया है, जिसकी जिम्मेदारी वाराणसी स्मार्ट सिटी को सौंपी गई है। जहां इसका जीर्णोद्धार 2 चरणों में किया जाएगा। जहां पहले चरण में चावल के आटे से बनने वाले पिंड को प्रवाह करने के लिए एक छोटा पिंडदान कुंड बनाने की बात सामने आई है। कुंड की तलहटी पर चावल व आटे का बनने वाला पिंड जमा हो सके, इसके लिए कुंड के किनारे जिस पिंडदान कुंड को बनाया जाएगा वहां स्टील की जाली लगाई जाएगी। साथ ही पिंडदान कुंड के 3 तरफ जेटी लगाए जाएंगे ताकि पिंडदान करने वालों को सहूलियत हो सके। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे जालपा माता मंदिर देवरिया के बारे में। यह मंदिर देवरिया जिले में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो कि देवरिया जिले के भटनी ब्लॉक में गंडक किनारे स्थापित है। यहाँ आपको जालपा माता की बहुत ही सुंदर प्रतिमा के दर्शन करने को मिलेंगे। नवरात्रा में यहाँ काफी भीड़ देखने को मिलती है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से भक्ति करने पर लोगों की यहाँ मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। छोटी गंडक के किनारे स्थापित मंदिर से नज़ारे बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। नदी किनारे आपको सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। यहाँ आप शांति के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। वायुसेना दिवस के अवसर पर एशिया का सबसे बड़ा एयर शो प्रयागराज में होगा आयोजित। प्रयागराज में संगम पर 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के अवसर पर एशिया का सबसे बड़ा एयर शो आयोजित होने वाला है, जहां पीएम मोदी के आने की संभावना है। इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से पत्राचार किया जा रहा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आएंगे। साथ ही कई राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान आसमान में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर अपना
अपना कर्तव्य दिखाने वाले। ओम प्रकाश राजभर घोसी में मिली हार के बाद बिहार में भरेंगे हुंकार। घोसी चुनाव में बीजेपी की हार के बाद ओम प्रकाश राजभर पर समाजवादी पार्टी द्वारा कई बार तंज कसा गया। बावजूद इसके ओम प्रकाश राजभर हार मानने को तैयार नहीं। उन्होंने सीधे तौर पर चुनौती देते हुए कहा है कि उन्हें मंत्री बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। घोसी में मिले हार के बाद वे बिहार में चुनाव की तैयारियों में लगने की योजना बना रहे, जहां वे लोकसभा चुनाव में बिहार के 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपनी सक्रियता बिहार में बनाने के लिए एनडीए गठबंधन में रहते हुए वे बिहार में नीतीश कुमार को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। इसी के तहत वे नवादा में वंचित शोषित जागरण महारैली पर भीड़ जुटाएंगे। साथ ही गया और भोजपुर में 16 और 19 सितंबर को रैली करेंगे। उसके बाद पटना के गांधी मैदान में 10 अक्टूबर को बड़ी जनसभा कर 2024 के सियासी संग्राम का उद्घोष करने की तैयारी में है। काम की बात में आज हम जानेंगे, जायदाद बनाना क्यों है जरूरी। कोई भी व्यक्ति जिसके पास उसकी पुश्तैनी संपत्ति, स्व अर्जित संपत्ति यानी किसी तरह की संपत्ति है तो उसका जायदाद बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि उनके मृत्यु के बाद उनके परिवार वालों को या उनके वारिस को उनकी संपत्ति के लिए किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ ही जब भी कोई अपनी जायदाद लिख रहा हो तब कुछ बातों को ध्यान में रखना काफी अहम हो जाता है, जिनमें सबसे पहली और जरूरी चीज है जायदाद लिखने वाले व्यक्ति की दिमागी हालत ठीक हो। जायदाद लिखने वाले व्यक्ति के साथ हर जगह 2 गवाह के हस्ताक्षर होने भी जरूरी है। साथ ही दस्तावेजों में इन 2 गवाहों से संपर्क करने की पूरी जानकारी भी हो, ताकि भविष्य में किसी तरह का विवाद उत्पन्न होता है तो इनसे संपर्क किया जा सके। इसके अलावा जो व्यक्ति गवाह लिख रहे हैं उनके द्वारा 2 डिक्लेरेशन करना जरूरी है। पहले डिक्लेरेशन में चल और अचल संपत्तियों का जो भी जिक्र है वह सब स्व अर्जित है और उन्हीं के स्वामित्व में है। दूसरे डिक्लेरेशन में ये होना जरूरी है कि जो भी संपत्ति लिखी गई है वे किसी के भी दबाव में आकर नहीं लिखी गई है। इस डिक्लेरेशन पर गवाहों के हस्ताक्षर भी होने जरूरी है। और अब आखिर में और सबसे जरूरी ये है कि जायदाद की रजिस्ट्री जरूर करवा ले, ताकि इसे कानूनी मान्यता मिल जाए। देश में बाघों की संख्या में वृद्धि लाने वाली कानपुर चिड़ियाघर की बाघिन त्रुषा की हुई मौत। कानपुर के चिड़ियाघर में काफी लंबे समय से बीमार चल रही बाघिन त्रुषा की मौत हो चुकी है। बता दें कि त्रुषा मुंह में कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी। त्रुषा की उम्र लगभग 19 साल थी। इसने चिड़ियाघर स्थित अस्पताल परिसर में अपना दम तोड़ दिया। बीते 7 सालों में बाघिन त्रुषा ने 14 शावकों को जन्म दिया था। देश में बाघों की संख्या बढ़ाने में त्रुषा का योगदान सबसे बड़ा था, इसलिए कानपुर के चिड़ियाघर को भी बाघिन त्रुषा के नाम से भी लोग जानते थे। बीते ही दिनों चिड़ियाघर के अधिकारियों की उपस्थिति में बाघिन का अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि एक बाघ की औसत उम्र 16 से 17 साल के बीच होती है। ऐसे में त्रुषा ने लगभग 2.5 साल अधिक जीवन जिया है। यूपी में बारिश के कारण स्वास्थ्य और बिजली विभाग हुए अलर्ट। उत्तर प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के कारण प्रदेश के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। जगह जगह पर खराब बारिश और टूटी सड़कों के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। बारिश को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ सीएम योगी द्वारा बैठक किए गए, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही डिप्टी सीएम द्वारा कहा गया कि अतिवृष्टि को देखते हुए स्वास्थ्य और बिजली विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। सरकार अतिवृष्टि को देखते हुए पूरे सतर्कता के साथ काम कर रही है। प्रभावित इलाकों में जल भराव वाले जगहों से पानी निकालने का इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही लोगों के खाने पीने का इंतजाम भी किया गया है। टेक ज्ञान में आज हम बात करेंगे 6G की दुनिया में भारत के बढ़ते कदम। अभी भारत में 5G की शुरुआत हुई थी कि भारत अब 6G की तरफ भी बढ़ने लगा है। दरअसल अमेरिका और भारत के बीच टेलीकॉम के सेक्टर में एक महत्वपूर्ण साझेदारी हुई है। मीडिया में चले खबरों के अनुसार ATIS नेक्स्ट जी अलायंस और भारत 6G अलायंस के बीच एक MOU साइन हुआ है, जिसके तहत दोनों ही अलायंस 6G वायरलेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करेंगे और नए मौकों को तलाशेंगे। दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्ष द्वारा इस समझौते का स्वागत किया गया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे, जो कि स्टेट PCS, पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश में किस सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है S20 सम्मेलन, ऑप्शन बी है G20 सम्मेलन, ऑप्शन सी है Y20 सम्मेलन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है S20 सम्मेलन। हाल ही में मत्स्य पालन के लिए KCC पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है चेन्नई। इसका सही उत्तर है मुंबई। हाल ही में भारतीय सूचना सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी ने PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए है राजेश मल्होत्रा, ऑप्शन बी है मनीष देसाई, ऑप्शन सी है दीपक संधू, ऑप्शन डी है डॉक्टर शकुंतला महावाल। इसका सही उत्तर है मनीष देसाई। उत्तर प्रदेश राज्य का बृहत्तम उद्योग कौन सा है? ऑप्शन ए है कृषि उपस्कार उद्योग, ऑप्शन बी है हथकरघा उद्योग, ऑप्शन सी है चूड़ी उद्योग, ऑप्शन डी है बीड़ी उद्योग। इसका सही उत्तर है हथकरघा उद्योग। उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण कालीन सभ्यता में अधिकतर उपकरण किस चीज से बने मिले हैं?
ऑप्शन ए है क्वार्टजाइट पत्थरों से, ऑप्शन बी है तांबे से, ऑप्शन सी है लोहे से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क्वार्टजाइट। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में हम उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस स्टेट का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।